हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट सीरीज़ में हम कवर करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और हम सब चैप्टर्स को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज़ विद चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। Why do organisms reproduce? After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism, unlike the essential life processes such as nutrition, respiration और excretion। तो ये पूछ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी क्यों है, जबकि उसके बिना भी हम अपनी लाइफ को एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकता है। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? नाउ लेट्स रीड दैट। Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. हम ऑर्गेनिज्म को आज इसलिए देख पाते हैं, जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो हम आज इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो उनके फर्स्ट मेंबर्स थे उन्होंने रिप्रोड्यूस करके अपने सिमिलर इंडिविजुअल्स को बनाया। अगर वो ऑर्गेनिज्म वो स्पीसीज़ रिप्रोड्यूस नहीं करती तो आज शायद हम किसी स्पीसी को देख भी नहीं पाते। जो हम ये बटरफ्लाइज, टाइगर और हम ह्यूमन बींग्स खुद को भी इसलिए देख पाते हैं क्योंकि पहले जो मेंबर्स थे उन्होंने रिप्रोड्यूस करके सिमिलर काइंड अपने बनाए। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. हम इन ऑर्गेनिज्म को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये पूरी अर्थ पे स्प्रेड है। तो अगर इनकी पॉपुलेशन कम होती, ये रिप्रोड्यूस करके बहुत कम होते, तो हमें ये सब नोटिस भी नहीं हो पाते सारे ऑर्गेनिज्म। How do we know that two different individual organisms belong to the same species? Usually we say this because they look similar to each other. लोगों को कैसे पता चलता है कि ये दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज़ के हैं? रीज़न ये होता है क्योंकि वो दिखने में सिमिलर होते हैं। जब दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते हैं तो हम कंक्लूड कर देते हैं कि वो सेम स्पीसीज़ के हैं। रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं, जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, इसलिए ही उस पर्टिकुलर स्पीसी की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ देयर डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. Organisms similar एक दूसरे से मिलते हुए क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन सेम होता है। सारे ह्यूमन बींग्स के पास 2 legs, 2 हाथ और 2 आँख, 2 नाक है। मीन्स सबका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है। इस वजह से ही वो सेम स्पीसीज़ में रखे गए हैं। तो सबसे बेसिक लेवल पे अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो उसमें कॉपीज़ ऑफ बॉडी डिज़ाइन बनाई जाती हैं। बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करें तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? इज़ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ द बॉडी डिज़ाइन ऑफ दैट इंडिविजुअल। In class 9 we learned that the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules. The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made. Different protein will eventually lead to altered body designs. We all know that in the nucleus of a cell there is some material called chromosome, जिसके अंदर present होता है DNA. And that chromosome is responsible for the inheritance of features. Inheritance means passing होना, inherit करना means ले लेना या दूसरे को दे देना, और वो देते क्या हैं? अपने फीचर्स। तो पेरेंट्स के सिमिलर फीचर्स उनके बच्चे में कैसे जाते हैं? बिकॉज दे ट्रांसफर देयर DNA, क्योंकि वो अपने DNA को अपने यंग वंस में ट्रांसफ़र करते हैं।
तो डीएनए जो है सेल न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। जब पेरेंट्स में से जो डीएनए आया, उस डीएनए पे इंफॉर्मेशन होती है कि नोज़ इस टाइप की होनी है, स्किन कलर इस टाइप का होना है, इतने लेग्स, इतनी आइज़। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल में, और वो डीएनए क्या करता है, डीएनए बनाता है डिफरेंट प्रोटीन्स। जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन चेंज होगी तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में फ़ीचर आ जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, जो फीचर्स इंडिविजुअल इनहेरिट करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, डीएनए पे। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. अभी हमने पढ़ा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है फीचर्स इनहेरिट करने के लिए, डीएनए। इसलिए पेरेंट्स के डीएनए की एक कॉपी बनाई जाती है और उस कॉपी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। सेल्स यूज़ केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज़ ऑफ देयर डीएनए. दिस क्रिएट्स 2 copies of the DNA in a reproducing cell and they will need to be separated from each other. इसलिए ही जब रिप्रोडक्शन होता है तो उससे पहले पेरेंट्स के सेल के अंदर जितना भी डीएनए है उसकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं। केमिकल रिएक्शन से उसकी कॉपीज़ क्रिएट होती हैं और इन कॉपीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है न्यू इंडिविजुअल में। जब डीएनए की कॉपी होती है तो उससे 2 कॉपीज़ क्रिएट हो जाती हैं। तो उन 2 कॉपीज़ को एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि सेम इंडिविजुअल में तो हम 2 कॉपीज़ भेज नहीं सकते। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. रिप्रोडक्शन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो सिंपली जो कॉपी बनाई है उसको सेल से बाहर पुश करके न्यू इंडिविजुअल क्रिएट नहीं हो सकता। डीएनए को एक इंडिविजुअल बनाने के लिए उसको सेल एपरेटस चाहिए, एक ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर चाहिए जिससे वो अपने लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन कर सके और पूरा एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सके। देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज़ अकम्पनीड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर एपरेटस and then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to 2 cells. So only DNA copies are not produced. सिर्फ DNA कॉपी बनाने से काम नहीं चलेगा, DNA के साथ साथ उसके ऊपर एक सेलुलर एपरेटस भी बनाया जाता है। हर DNA कॉपी के ऊपर एक सेलुलर एपरेटस बनाया जाएगा, कंप्लीट सेल उसको क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद वो दोनों डीएनए कॉपीज़ एक दूसरे से सेपरेट होंगी एज 2 इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेल्स। इफ़ेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स। तो इस तरह एक सेल डिवाइड करके 2 सेल्स को प्रोड्यूस करता है। These 2 cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? ये 2 सेल्स एक दूसरे से बहुत सिमिलर होंगे, लेकिन क्या ये एक दूसरे की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज़ होंगे जैसे जुड़वा होते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्ड अकर। तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूरेटली कॉपिंग का जो रिएक्शन है, डीएनए कॉपिंग का रिएक्शन वो कितने अच्छे से हुआ है। कभी भी आप प्रिंटर पे कॉपीज़ क्रिएट करेंगे तो वो कॉपी कितनी आइडेंटिकल होगी, ये डिपेंड करता है प्रिंटर की एबिलिटी पे कि वो कितने अच्छे से कॉपी क्रिएट कर पा रहा है। सेम यहीं पर भी डीएनए कॉपीज़ एक दूसरे से कितनी सिमिलर होंगी ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे जिसने डीएनए कॉपी क्रिएट करी। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमेशा सेम नहीं होता। दिस इज़ अ फैक्ट कि केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हैं, वो हर टाइम एक्यूरेट नहीं होते। कुछ ना कुछ वेरिएशंस मीन्स कुछ चेंजेस उसमें हर टाइम क्रिएट होती हैं। जितनी बार रिएक्शन अलग अलग जगह पे होगा उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। सो डीएनए विल हैव सम वेरिएशन। डीएनए एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा तो अलग होंगे। आप और आपके सिबलिंग बिल्कुल सिमिलर हैं क्या? नहीं, एक दूसरे में उनमें फ़ीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, मीन्स वेरिएशन है। अगर डीएनए में वेरिएशन नहीं होते तो आप सारे सिबलिंग सेम फेस के और सेम फीचर्स के होते। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज़ जनरेटेड विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल।
डीएनए कॉपीज सिमिलर तो होंगी, लेकिन जो इंडिविजुअल है उससे बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगी। क्या आपके फेसेस बिल्कुल आपसे पेरेंट्स से मिलते हैं? नहीं, उसमें थोड़े से वेरिएशन होते हैं। Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. कुछ डीएनए में इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है कि उसकी सर्वाइवल की रेट बिल्कुल कम हो जाती है, वो सेलुलर एपरेटस के साथ वर्क ही नहीं कर पाता, इसलिए ही उन सेल्स की डेथ हो जाती है। Such a newborn cell will simply die. On the other hand, there could still be many other variation in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. Thus, the surviving cells are similar to, but subtly different from each other. जो सर्वाइविंग सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर तो होते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। सिमिलर टू योर सेल्फ एंड योर सिबलिंग। आप सर्वाइविंग सेल्स हैं जो सर्वाइव कर गए, एक दूसरे से सिमिलर तो हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, लेकिन थोड़े डिफरेंट भी हैं। This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution, as we will discuss in the next chapter. Now, this is an important line, that variation during reproduction is the basis for evolution. Evolution का basis क्या है? Variation ही evolution का basis है। हम इसे next chapter में discuss करेंगे। Importance of variation. Population of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ही, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ही प्लेसेस को और उनकी नीशेस को फिल करते हैं। इकोसिस्टम में पूरे वर्ल्ड में आज जितने भी स्पीसीज़ स्प्रेड हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, वो क्यों कर पाती हैं? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करके उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बनाई। The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design feature that allow the organism to use that particular niche. Firstly, what is a niche? It is a habitat supplying the factors necessary for the existence of an organism or species. एक ऐसा हैबिटेट, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्पीसीज रहता है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए वहाँ पे सारे नेसेसरी फैक्टर्स मौजूद हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स ऐसे सिविलाइज्ड एरियाज़ में रहते हैं, अपने हाउसेस में रहते हैं, तो हमारी ये नीश है। और जितने वाइल्ड एनिमल हैं वो रहते हैं फॉरेस्ट में, उनका नीश फॉरेस्ट है। तो अगर उस नीश को चेंज कर दिया जाए तो हमारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। तो हमारा सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है? हमारी नीश पे। नाउ कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग। कंसिस्टेंसी का मतलब दैट ऑलवेज इन द सेम वे। डीएनए कॉपिंग हमेशा सेम वे में होनी चाहिए। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि सारी स्पीसीज़ का बॉडी डिज़ाइन सेम हो। और सेम बॉडी डिज़ाइन क्यों चाहिए? सेम बॉडी डिज़ाइन इसलिए चाहिए ताकि वो अपनी सेम स्पीसी, सेम ऑर्गेनिज्म के साथ रह सकें और जो उनकी नीश है उसमें सर्वाइव कर सकें। Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. Species stable रहेंगी मीन्स उनका बॉडी डिज़ाइन सेम होगा, पॉपुलेशन उनकी स्टेबल रहेगी। ये सब डिपेंड किस पे करता है? रिप्रोडक्शन पे। However, niches can change because of reasons beyond the control of the organism. हमारा एनवायरनमेंट कभी भी चेंज कर सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। Temperature on Earth can go up or down, water level can vary, or there could be meteorite hit. To think of a few examples, if a population of reproducing organism was suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. इनके कहने का मतलब है ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन अपने नीश पे डिपेंड करती है। अगर वो नीश चेंज हो गई किसी तरह, नेचुरल कॉज की वजह से उस नीश के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया, वाटर लेवल वहाँ का इंक्रीज़ हो गया, वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो गया, ऐसे में तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव उस नीश में कर ही नहीं पाएगा। हाउएवर, इफ़ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। हमने अभी पढ़ा था कि हर स्पीसी अपने नीश पे डिपेंड करती है। अगर नीश चेंज हो जाएगा तो हमारे चांसेस हैं कि वो स्पीसीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन का जिसको टेम्परेट वाटर में रहने की आदत है। मींस उसका बॉडी डिज़ाइन इस तरह से है दैट इट विल सर्वाइव ओनली इन टेम्परेट वाटर।
इफ़ ड्यू टू सम वेरिएशन, उसके नीश में ऐसे वेरिएशन आ जाएं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से, वो टेम्परेचर, उनकी वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो बहुत से बैक्टीरिया मर जाएंगे. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव इन दैट हॉट वाटर. लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज़ उसमें अब भी प्रेजेंट होंगी, कुछ एक दो बैक्टीरिया उनकी पॉपुलेशन में ऐसे होंगे जो सर्वाइव कर जाएंगे. और वो सर्वाइव क्यों कर पाएंगे? क्योंकि शायद डीएनए कॉपिंग के टाइम पे उनमें कुछ ऐसे वेरिएशन आ गए थे दैट दे कैन सर्वाइव इन हॉट टेम्परेचर ऑल्सो. तो वेरिएशन यहाँ आके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसी इन ड्रास्टिक कंडीशंस. कुछ वेरिएंट्स ऑफ स्पीसीज़ प्रेजेंट होना ज़रूरी है ताकि उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू कर पाए. Variation is useful for the survival of a species over time. Now let's discuss the question, what is the importance of DNA copying in reproduction? The answer to this can be, DNA copying is the basis of reproduction as it passes the information for inheritance of feature from parents to next generation. It is important for the maintenance of body design feature of each species. DNA कॉपिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बेसिस है रिप्रोडक्शन का. रिप्रोडक्शन बेसिक लेवल पे कहा जाए तो क्या होता है? कॉपी ऑफ डीएनए. एंड डीएनए कॉपिंग ज़रूरी काहे के लिए है? टू प्रोड्यूस सेम बॉडी डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual? वेरिएशन स्पीसीज़ के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में अगर वेरिएशन हो जाए तो वो ज़्यादा नेसेसरी क्यों नहीं है? वेरिएशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़ इन केस ऑफ ऑल्टरनेशन और ड्रास्टिक चेंज इन देयर नीश. इफ़ द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज, only the variants will survive, thus helping in survival of species. But a variation in an individual would not affect the ecosystem so drastically. अगर स्पीसीज़ में वेरिएशन आ रहे हैं तो वो उन्हें हेल्प करेंगी आगे कहीं टाइम में जाके अगर उनकी नीश चेंज हो गई. लेकिन उसी टाइम पे अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे कोई बड़ा चेंज नहीं पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट उससे एनवायरनमेंट पे नहीं होगा. That's why we say that variation is beneficial for species, लेकिन इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है. Now we will discuss the modes of reproduction used by single organism. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, वो सब कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं? द फर्स्ट मोड इज़ फिजन. नाउ व्हाट इज़ फिजन? फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. तो बहुत से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फिजन. फिजन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल. सेल डिवीजन को ही फिजन कहते हैं. सिंपली एक सेल अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और वो दोनों पार्ट्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बन जाते हैं. मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. In individuals such as amoeba, the splitting of these two cells during division can take place in any plane. अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में फिजन भी डिफरेंट काइंड्स का होता है. हम बात करें अगर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की, तो उसके अंदर सेल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इसको कहते हैं हम बाइनरी फिजन. अमीबा और बैक्टीरिया शो करते हैं बाइनरी फिजन, दो इक्वल पार्ट्स में सेल का डिवाइड होना. अगर बात की जाए अमीबा की, तो हम सबको पता है अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अनसर्टेन होता है. मीन्स किसी भी तरह वो कहीं से भी मुड़ी हुई होती है. तो इसलिए उसका जो प्लेन ऑफ डिवीज़न है, मीन्स किस प्लेन पे सेल डिवीज़न का होगा, वो डिफ़र करता है. किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट पे अमीबा अपने सेल को डिवाइड करके दो इंडिविजुअल में क्रिएट कर देती है. दिस इज़ बाइनरी फिजन. हाउएवर, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as in Leishmania, which cause Kala Azar, which has a whip-like structure at one end of the cell.
कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, सिंपली बैक्टीरिया या अमीबा की तरह किसी भी शेप में नहीं होता, उनमें कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लीशमानिया दैट कॉजेज काला अजहर, एक एंड पे एक विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। In such organism, binary fission occur in a definite orientation in relation to these structures. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में किसी भी पॉइंट पे वो सेल को डिवाइड नहीं कर सकते, उनके लिए एक पर्टिकुलर प्लेन होती है और वो हर ऑर्गेनिज्म सिर्फ उसी पॉइंट पे सेल को डिवाइड करता है। Other single cell organisms such as the malarial parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. दूसरे टाइप का हमारा फिजन आया है मल्टीपल फिजन, जिसमें एक सिंगल सेल मल्टीपल सेल्स में अपने आप को डिवाइड करता है। सिंगल सेल अपने अंदर ही ढेर सारी सेल्स की कॉपीज़ क्रिएट कर लेता है और एक टाइम पे आके वो सेल बर्स्ट हो जाता है और जितनी भी मल्टीपल कॉपीज़ हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एक यंग वन में बन जाती हैं। दिस इज़ मल्टीपल फिजन, एक सेल से मल्टीपल सेल्स का क्रिएट होना। Yeast on the other hand can put out small buds that separate and grow further. हम छोटे क्लासेस से यीस्ट के बारे में पढ़ते आए हैं। यीस्ट अपने ऊपर बर्ड्स क्रिएट करता है और जब वो बर्ड्स डिटैच हो जाती हैं मेन बॉडी से तो वो बर्ड्स एक न्यू इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में क्रिएट हो जाता है। दिस इज़ हाउ यीस्ट रिप्रोड्यूस। द अदर मेथड इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स पार्ट्स में डिवाइड होना, बॉडी का टुकड़ों में बंट जाना, दैट इज़ फ्रेगमेंट्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individual. कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत प्रिमिटिव होते हैं, मीन्स बहुत लो लेवल के होते हैं, उनका बॉडी डिज़ाइन बहुत सिंपल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल, उसमें ऐसे सिंपल रिप्रोडक्टिव असेक्सुअल मेथड्स भी वर्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा सिंपली अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती है। जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसकी बॉडी कुछ फ्रेगमेंट में 2-3 टुकड़ों में बट जाती है और हर फ्रेगमेंट, हर पीस एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है। I feel this is a very innovative and very special method to simply cut yourself into pieces and each piece will transform into a new individual. That's amazing. But this is not true for all multicellular organisms. They cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organ which then have to be placed at definite position in a body. In such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex ways for reproduction. हमने देखा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम ऐसे छोटे छोटे असेक्सुअल मेथड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छे से डिज़ाइन होता है, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स वे यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। उनके पास डिफरेंट सेल, स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ रिप्रोडक्शन का ही काम करते हैं। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell types perform different specialized function. हमने पढ़ा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल का अपना अलग पर्टिकुलर फंक्शन होता है। Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cells? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making the other cell types under the right circumstances. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका वर्क सिर्फ रिप्रोडक्शन का होता है। उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने सेल से ही सिर्फ एक सेल को ग्रो करके
पूरा नया इंडिविजुअल बना दें और वो हर सेल क्रिएट कर पाएँ जिनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है अंडर राइट सर्कमस्टांसेस। रीजनरेशन। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organism from their body part. This is if the individual is somehow cut or broken up into many pieces. Many of these species grow into separate individual. कुछ अब बहुत से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, हमें पता है उनका बॉडी जो होती है वो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने एक बॉडी पार्ट से पूरा न्यू इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल बाय सिंपली कटिंग अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड दैट पार्ट विल गिव राइज टू अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। For example, simple animals like Hydra and Planaria can be cut into number of pieces and each piece grows into a complete organism. This is known as regeneration और इसे ही हम regeneration कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में कट करे और हर पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ regeneration. These cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. इस बॉडी पार्ट के अंदर जितनी भी सेल्स होते हैं उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करके उन सारे सेल्स को क्रिएट करें जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना लें। These changes take place in an organized sequence referred to as development. However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. लेकिन रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन के सिमिलर नहीं रख सकते क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को कट करके न्यू बॉन्स तो क्रिएट नहीं करेगा और सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। वो खुद को पहली बात तो वो कट करेगा कैसे? दैट्स वाई हम रिप्रोडक्शन को रीजनरेशन के सिमिलर नहीं रख सकते। नेक्स्ट इज़ बडिंग। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. हमने पढ़ा था हाइड्रा में एक बर्ड डेवलप होती है एज एन आउटग्रोथ, मीन्स एक्स्ट्रा सेल्स स्टैकअप होके एक बर्ड बना लेते हैं और वो बर्ड जब डिटैच हो जाती है हाइड्रा से तो वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रीजनरेटिव सेल्स जो अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं और डिफरेंट सेल्स बना के एक पूरा न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं। In Hydra, a bird develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These birds develop into tiny individuals and when fully mature, detach from the parent body and become new independent individuals. The next topic is vegetative propagation. अभी तक तो हमने सारे एनिमल्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्लांट्स में कि वो कैसे इंडिविजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं asexually. There are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plants under appropriate condition. हमने बहुत से ऐसे प्लांट्स देखे हैं जिसका हम सिर्फ रूट को कट करके, स्टेम को कट करके या उनकी लीव्स को कट करके अगर हम किसी डिफरेंट जगह पे लगा दें, उसे मड में लगाएं तो वो एक न्यू इंडिविजुअल, वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode for reproduction. अगर एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं तो प्लांट्स भी रीजनरेटिव वाला मेथड तो यूज़ कर ही सकते हैं। This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants such as sugarcane, roses or grapes for agriculture purposes. Vegetative propagation में प्लांट का कोई भी पार्ट जो प्रोपगेशन के एबल हो उसको कट कर दिया जाता है और वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी मदद से हम नंबर ऑफ़ प्लांट्स क्रिएट कर सकते हैं सच एज़ शुगर केन, रोजेज़ और ग्रेप्स। मोस्टली ये कहाँ यूज़ होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? जिनके अंदर सीड्स एब्सेंट होते हैं। वो प्लांट्स, वो ट्रीज़ जिनके अंदर सीड होते ही नहीं हैं
उनमें मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. प्लांट्स रेज्ड बाय vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. दूसरी हमारे पास एडवांटेज जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की है कि उन प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स और फ्लावर्स जल्दी आते हैं एज़ कम्पेयर टू द वंस ग्रोन फ्रॉम. अगर हम कंपेयर करें तो जो प्लांट्स सीड के थ्रू रेस किए जाते हैं वो देर में प्रोड्यूस होंगे देन द प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. दूसरी advantage vegetative propagation की is that कि जो new plant हमने create करा है वो बहुत सिमिलर होगा टू द पेरेंट प्लांट, क्योंकि हमने उसी प्लांट का पार्ट निकाल के उसको हमने ग्रो कर दिया. तो डीएनए कॉपी हुई नहीं, और जब डीएनए कॉपिंग हुई नहीं तो वेरिएशंस भी नहीं होंगे एंड यू विल गेट ऑल द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज द पेरेंट प्लांट. Similarly, buds produced in the notches along the leaf margin of Bryophyllum fall on the soil and develop into new plants. Bryophyllum में लीफ के एजेस पे बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं और जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो वो लीफ से डिटैच होकर सॉइल में गिर जाती हैं और वहाँ पे वो एक न्यू प्लांट बना लेती हैं. स्पोर फॉर्मेशन. इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी हम स्पेसिफिक पार्ट्स देख सकते हैं जो पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन के लिए ही प्रेजेंट होते हैं. The thread-like structure that develop on the bread are the hyphae of the bread mold. Rhizopus. आपने देखा होगा कभी आपके घर में स्टेल ब्रेड पड़ी हो तो उस पर ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाता है. दैट इज़ राइजोपस. वो राइजोपस होता है, फंगस होती है. अगर आप बहुत करीब से देखें तो आपको लगता है कि कुछ थ्रेड लाइक या बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट आर कॉल्ड द हाइफे. दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. On the other hand, the tiny blob on a stick structure are involved in reproduction. और लेकिन वो हाइफे खुद रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते, उनके ऊपर टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, गोल गोल से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है. द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स और स्पोर दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल. उन राउंड बॉल लाइक ब्लॉब जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स. वो सेल अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्पोरेंजिया खुद को एक न्यू राइजोपस इंडिविजुअल में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं. द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो. इन स्पोर्स के ऊपर एक थिक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जो कि तब तक डिज़ोल्व नहीं होती है जब तक उन्हें सूटेबल कंडीशन नहीं मिल जाए. उनकी सूटेबल कंडीशन है मॉइस्ट सरफेस. जब तक उन स्पोर्स को मॉइस्ट सरफेस नहीं मिलेगा वो ग्रो करना स्टार्ट नहीं करते. All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual. This is known as asexual reproduction. आपने नोटिस किया हो अब तक अपने जितने भी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े उसमें न्यू इंडिविजुअल या रिप्रोडक्शन एक सिंगल इंडिविजुअल ही कैरी कर रहा था. एक सिंगल इंडिविजुअल ही रिप्रोडक्शन कर रहा था और न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट कर रहा था. दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड asexual reproduction. Asexual reproduction is the mode of reproduction in which only a single individual creates new individual, or a single individual is responsible for the process of reproduction for creating their young ones. I am writing the answer to this question on the next page. You may take your time to pause and read the answers. More better if you write it somewhere. We will cover the remaining chapter in the next video.
Remember to subscribe my channel and hit the bell icon so you can get the notification as soon as I upload the next video. Till then, take care and thank you very much for watching my videos.